हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लांट रेस्पिरेशन या पादप श्वसन। ज्यादातर विद्यार्थियों को इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, लेकिन इस लेक्चर में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो जैसा कि चैप्टर का नेम है प्लांट रेस्पिरेशन, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन सभी जीवों के अंदर पाए जाने वाली प्रक्रिया है। ये केवल पादपों में ही नहीं मिलती है, बल्कि सभी जीवित जीवों में पाई जाती है। बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बींग्स तक के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन पाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन होता क्या है और किस लिए होता है। तो देखिए बेटा, कोशिकीय श्वसन का मीनिंग है कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकारी विघटन होना। कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकारी विघटन ही क्या कहलाता है बेटा, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कोशिकीय विघटन क्यों किया जाता है कार्बनिक यौगिकों का, तो ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्योंकि बेटा जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये उच्च ऊर्जा वाले बंध होते हैं। इन बंधों को तोड़ करके कोशिका ऊर्जा प्राप्त करती है। तो कोशिकीय श्वसन का मीनिंग हो गया बेटा जीवित कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकारी विघटन करना और ऊर्जा विमुक्त करना। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन से कार्बनिक यौगिक हैं जिनका ऑक्सीकारी विघटन करके कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करती है। तो उनमें सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है लिपिड, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये कुछ कार्बनिक यौगिक हैं जिनसे कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है बेटा, तो अगर अपन श्वसन को ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो ऊर्जा की दृष्टि से ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा विमुक्त होती है। और अगर उपापचयी दृष्टि से अपन बात करें तो कोशिकीय श्वसन उपापचयी दृष्टि से एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है या उपचयी प्रक्रिया है। ऊर्जा की दृष्टि से तो है कौन सी प्रक्रिया बेटा, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया। एक्सोथर्मिक प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है। और अगर उपापचय की दृष्टि से अपन बात करें तो कोशिकीय श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है, अपचय प्रक्रिया है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें कोई भी जटिल पदार्थ सरलतम पदार्थों में टूटता है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रक्रिया। तो उपापचय की दृष्टि से श्वसन को कैटाबॉलिक प्रक्रिया कहा जाता है और ऊर्जा की दृष्टि से इसको एक्सोथर्मिक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए वर्तमान में कोशिकीय श्वसन को हम एम्फीबॉलिक प्रक्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं, वर्तमान में इसको एम्फीबॉलिक प्रक्रिया कहते हैं। एम्फीबॉलिक प्रक्रिया का मीनिंग क्या है बेटा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों तरह की प्रक्रियाएं होती है, वो होती है एम्फीबॉलिक प्रक्रिया। ठीक है, अब श्वसन के अंदर कार्बनिक यौगिकों का हम ऑक्सीकारी विघटन कर रहे हैं, इनको सरलतम रूप में बदल रहे हैं, तो ये कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। लेकिन इस विघटन की प्रक्रिया के दौरान कई सारे मध्यवर्तियों का भी निर्माण होता है और वो मध्यवर्ती अनेक संश्लेषणात्मक अभिक्रियाओं में मतलब एनाबॉलिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इसीलिए वर्तमान में श्वसन को हम बेटा क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों तरह की प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है। ठीक है बेटा, तो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कोशिकीय श्वसन क्या है, जीवित कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकारी विघटन होना और ऊर्जा विमुक्त होना। कौन कौन से कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकारी विघटन होता है, पहला कार्बोहाइड्रेट, सेकंड लिपिड, थर्ड प्रोटीन और फोर्थ ऑर्गेनिक एसिड्स का। ठीक है बेटा, अच्छा ऊर्जा की दृष्टि से बात करें तो ये कौन सी प्रक्रिया है, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। और उपापचयी दृष्टि से अगर बात करें तो ये एक कैटाबॉलिक या अपचय प्रक्रिया है, जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर तोड़ा जाता है। लेकिन वर्तमान में श्वसन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीबॉलिक प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान में श्वसन क्या है,
एम्फीबॉलिक प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, देखिए कार्बनिक यौगिकों की ऑक्सीकारी विघटन से जो ऊर्जा विमुक्त होती है उस ऊर्जा का अधिकांश भाग उष्मा के रूप में खर्च हो जाता है। जो भी ऊर्जा निकलेगी उसका ज्यादातर भाग किस रूप में विमुक्त हो जाता है, उष्मा के रूप में विमुक्त हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है। ये उष्मा ही हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन रखती है, तापमान को बनाए रखती है। ठीक है, और जो शेष ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में एटीपी के अंदर संग्रहित हो जाती है। तो सीधी सी बात यह है कि श्वसन में जो भी ऊर्जा निकलेगी वो सारी की सारी ऊर्जा एटीपी में संग्रहित नहीं होगी। उस ऊर्जा का अधिकांश भाग उष्मा के रूप में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। ये उष्मा ही हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखती है। ठीक है बेटा, तो जो बाकी बची ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। ठीक है, अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर एटीपी क्या है, तो एटीपी की अगर अपन बात करें तो इसका पूरा नेम है बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि एडिनोसिन के साथ में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट एक ही होता है। एटीपी के अंदर कितने फॉस्फेट है बेटा, ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी एक सामान्य न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसको हम हायर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 फॉस्फेट पाए जाते हैं। ठीक है, ये एटीपी ऊर्जा का रासायनिक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्जा का रासायनिक रूप कहलाता है, जिसके अंदर 2 उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंध पाए जाते हैं। ये 3 फॉस्फेट हैं। इन फॉस्फेट के बीच में जो बंध होते हैं ये उच्च ऊर्जा वाले बंध होते हैं, और जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है कोशिकाएं इन्हीं बंधों को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। तो इसीलिए एटीपी को हम कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहा जाता है बेटा, एटीपी को कहा जाता है। अब बात आती है कि एटीपी में ऊर्जा कितनी होती है, तो एक एटीपी के अंदर लगभग 7 से 8 किलो कैलोरी ऊर्जा मानी गई है। कितनी ऊर्जा मानी गई है बेटा, 7 to 8 किलो कैलोरी ऊर्जा एक एटीपी से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो श्वसन के अंदर जो भी ऊर्जा विमुक्त होती है वो डायरेक्ट यूज में नहीं ली जाती है, पहले उस ऊर्जा को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऊर्जा के उस रासायनिक रूप को ही हम क्या बोलते हैं, एटीपी कहते हैं। फिर जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कोशिकाएं इन एटीपी का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कोशिकीय श्वसन के द्वारा कोशिकाएं क्या प्राप्त करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, अब देखिए कोशिकीय श्वसन में जिन कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकारी विघटन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है उनको हम बोलते हैं श्वसन क्रियाधार, या इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, और कोशिकाओं के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। लेकिन इन चारों में सबसे प्रमुख जो श्वसन क्रियाधार कोशिकाओं के होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो ऊर्जा का सबसे सरलतम रूप माने गए हैं। अगर कोशिका को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो वो ऊर्जा किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। इसलिए ऊर्जा का इमीडिएट सोर्स या तात्कालिक स्रोत कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है बेटा, अच्छा जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी अगर बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा मिलती है बेटा, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, आपने टीवी के अंदर एड भी देखा होगा, ग्लूकोन डी का एड आता है जिसमें कहा जाता है कि तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। तो ग्लूकोन डी में क्या बेटा, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिससे तुरंत कोशिकाओं को ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत या इंस्टेंट सोर्स इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो कोशिकाओं के प्रमुख श्वसन क्रियाधार कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। इन केस अगर कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं होता है तो उस केस में कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लिपिड का उपयोग करती है। तो लिपिड भी श्वसन क्रियाधार के रूप में काम में लिया जा सकता है। कब, जब कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध
नहीं होता है। अगर कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो उस केस में कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोटीन का उपयोग करती है। तो कोशिकाओं के जो प्रमुख श्वसन क्रियाधार माने गए हैं वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन माने गए हैं, लेकिन कुछ पादपों में ऑर्गेनिक एसिड का उपयोग भी श्वसन क्रियाधार के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा, लेकिन प्रमुख श्वसन क्रियाधार 3 ही है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, अब इस श्वसन क्रियाधार के उपयोग का क्रम क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोशिकाएं किसका उपयोग करेगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद किसका उपयोग करेगी? लिपिड का। और अगर लिपिड भी नहीं है तो उस केस में कोशिकाएं उपयोग करेगी किसका बेटा? प्रोटीन का। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख श्वसन क्रियाधार है और इनके उपयोग का क्रम है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए, अगर श्वसन क्रियाधार के उपयोग के आधार पर हम श्वसन के प्रकार देखें तो 2 तरह के श्वसन हमारे सामने हैं। एक तो है प्लावी श्वसन और एक होता है जीव द्रवीय श्वसन। ठीक है, प्लावी श्वसन का मीनिंग है अगर श्वसन क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का उपयोग किया जा रहा है। किसका उपयोग किया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसा श्वसन कहलाता है प्लावी श्वसन। और ये कोशिकाओं में सामान्यतः पाए जाने वाला श्वसन होता है। ठीक है, कोशिकाओं को अगर ऊर्जा लेनी है तो या तो वो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करती है, और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उस केस में कोशिकाएं लिपिड का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। ठीक है बेटा, दूसरे प्रकार का जो श्वसन है वो है जीव द्रवीय श्वसन। इसमें श्वसन क्रियाधार के रूप में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है और ये जीव द्रवीय श्वसन सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिलता है, ये केवल कुछ विपरीत परिस्थितियों में ही पाया जाता है। जैसे कोई भी दीर्घकालीन बीमारी हो या कुपोषण की अवस्था हो तो उस केस में कोशिकाओं के पास में ऊर्जा प्राप्त करने का केवल एक ही स्रोत रहता है और वो है प्रोटीन। क्लियर है बेटा? तो अगर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिकाएं प्रोटीन का उपयोग कर रही है तो उसको हम कहेंगे जीव द्रवीय श्वसन। तो 2 तरह का श्वसन अपन बढ़ते हैं, प्लावी श्वसन और जीव द्रवीय श्वसन। क्लियर है बेटा? चलिए अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो लेग्यूमिनस सीड्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन संग्रहित रहता है, क्योंकि वो प्रोटीन प्रचुर होते हैं। जैसे जितनी भी दालें हैं या पल्सेज हैं, बीन्स हैं, ये सब लेग्यूमिनस सीड्स में आते हैं, प्रोटीन प्रचुर होते हैं। इन बीजों में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में संग्रहित रहता है। तो इन लेग्यूमिनस सीड्स का जब अंकुरण होता है तो उस समय श्वसन क्रियाधार के रूप में प्रोटीन का उपयोग होता है। अब आप कहेंगे कि सर प्रोटीन का उपयोग हो रहा है तो इसको हम जीव द्रवीय श्वसन कहेंगे, लेकिन इसको जीव द्रवीय श्वसन नहीं कहा जाता है, इसको प्लावी श्वसन ही कहा जाता है, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है। क्योंकि लेग्यूमिनस बीजों में संग्रहित क्या है? प्रोटीन है। कोशिकाओं को अगर ऊर्जा चाहिए तो वो सिंपली है प्रोटीन का उपयोग करेगी, तो इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे? प्लावी श्वसन ही मानेंगे, जीव द्रवीय श्वसन नहीं कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद अब अपन बात करते हैं श्वसन के प्रकार के बारे में। तो 2 तरह का श्वसन है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है बेटा, वायवीय श्वसन के अंदर जो भी श्वसन क्रियाधार या भोजन होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर श्वसन क्रियाधार का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब पूर्ण और अपूर्ण ऑक्सीकरण का मीनिंग क्या है, इस बात को समझते हैं। देखिए पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब है अगर श्वसन क्रियाधार में उपस्थित सभी कार्बन CO2 के रूप में विमुक्त हो जाते हैं। श्वसन क्रियाधार में उपस्थित सभी कार्बन अगर CO2 के रूप में विमुक्त हो गए हैं तो उसे हम कहेंगे पूर्ण ऑक्सीकरण। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज के अंदर बेटा कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। आणविक सूत्र आपको पता, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। तो अगर ग्लूकोज के अंदर उपस्थित सभी कार्बन 6 के 6 कार्बन अगर CO2 के रूप में विमुक्त हो जाते हैं, मतलब 6 के 6 CO2 अगर विमुक्त हो जाते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? पूर्ण ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है बेटा, तो श्वसन क्रियाधार में निहित
सभी कार्बन अगर CO2 के रूप में विमुक्त हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो वायवीय श्वसन में श्वसन क्रियाधार का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है बेटा। चलिए तीसरा है, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है क्योंकि श्वसन क्रियाधार का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा विमुक्त होती है। वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 36 या 38 ATP मिलते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से केवल 2 ATP का ही निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, NADH2 का ऑक्सीकरण अगर देखिए, NADH2 आगे अपन पढ़ेंगे बेटा, इसका ऑक्सीकरण तेजी से होता है वायवीय श्वसन में और धीमी गति से होता है अवायवीय श्वसन में। ठीक है।